न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। सुबह के 10 अमेरिका और ईरान के बीच होगा युद्ध। ईरान पर 7 देश मिलकर करेंगे हमला। अमेरिका के हमले पर खामनेई पलटेंगे बाजी। या खाड़ी देशों की तरह हो जाएंगे तबाह। दुनिया की नजरें एक बार फिर मध्य पूर्व पर टिकी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। अमेरिकी युद्धपोत ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने आग में घी डाल दिया है। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जवाब दिया है, हमारे 1000 ड्रोन तैयार हैं। चीन ने भी अमेरिका को चेतावनी दी है कि आगे आओ, ताकत का नशा उतार देंगे। और रूस ईरान को हथियारों की सप्लाई बढ़ा रहा है। क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुख्य विवाद। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान पर सैंक्शंस और आर्थिक दबाव। 2025 का 12 डे वॉर और हालिया प्रोटेस्ट। ट्रंप की पॉलिसी और डिप्लोमेसी वर्सेस मिलिट्री। अमेरिकी नौसेना के शक्तिशाली युद्धपोत जैसे यूएसएस अब्राहम लिंकन, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ईरान से परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने को कहा था। ऐसा ना करने पर उन्होंने चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, अलग तैनात गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लैंड बेस्ड फाइटर जेट्स और एयर एसेट्स। ट्रंप की इस धमकी पर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान सेना के कमांडर ने ऐलान किया है कि हमारे पास 1000 से ज्यादा ड्रोन तैयार हैं जो किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान की ये तैयारी अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने के लिए है और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टकराव हुआ तो फारस की खाड़ी में तेल व्यापार ठप हो सकता है। 1000 नए स्ट्रैटेजिक ड्रोन्स तैयार। बैलिस्टिक मिसाइल्स और मिसाइल सिटीज रेडी। हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल डिप्लोमैट लाइव फॉर एक्सरसाइज। प्रॉक्सी ग्रुप और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिवेशन। एंटी शिप, साइबर और इकोनॉमिक रिटेलिएशन। इतना ही नहीं, इस तनाव में चीन भी कूद पड़ा है। बीजिंग ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि आओ, हम तुम्हारी ताकत का नशा उतार देंगे। चीन का कहना है कि अमेरिका क्षेत्रीय शांति भंग कर रहा है और वो ईरान के साथ खड़ा है। क्या ये अमेरिका चीन के बीच नए टकराव की शुरुआत है? अमेरिका के साथ यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इजराइल, यूएई, जॉर्डन, कतर, बहरीन। ईरान के साथ चीन, रूस, तुर्की, उत्तर कोरिया। इधर रूस ईरान को हथियार भेजने में लगा हुआ है। मिसाइलें, ड्रोन और कई सैन्य उपकरणों की सप्लाई से ईरान की ताकत बढ़ रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये अमेरिकी विस्तारवाद के खिलाफ जरूरी कदम है। अगर अमेरिका ने ईरान को आंख दिखाई तो उसकी खैर नहीं। ये ईरान, चीन और रूस का साफ संदेश है। ये तनाव कब युद्ध में बदल जाएगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि विश्व की महाशक्तियां आमने सामने हैं। क्या कूटनीति काम करेगी या गोले बारूद बोलेंगे? न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट।
और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक और साझा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेहमानों को तारुफ आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड कर्नल जुड़ी हुई हैं हिमांशु सिंह, और इसके साथ ही और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी भी, अरविंद सिंह तेजावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, विदेश मामलों के जानकार रत्नेश द्विवेदी जी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एक एक करके हम सभी का स्वागत करेंगे। और वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से हुसैन जावेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। तो एक एक करके हम सभी का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रत्नेश सर, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि जो इस वक्त स्थिति ईरान की बनी हुई है और जिस तरीके से बार बार अमेरिका चेता रहा है, सर ऐसे में अमेरिका को भी तो खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन तो खुला समर्थन दे रहा है ईरान को, और ईरान भी इस वजह से वो कह रहा है कि हम पूरी तरह तैयार है, 1000 ड्रोन भी तैयार है, ट्रिगर पर हमारी उंगलियां रखी हुई हैं। सर ये इंडिकेशंस किस ओर है? देखिए, अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, हम एक महायुद्ध की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। लास्ट डिच अटेम्प्ट हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कि टॉक टेबल पे खामनेई को लाया जाए, जिसमें उन्होंने शर्त रख दी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कशन हो। लेकिन ईरान के तेवर कड़े हैं। वो कहता है कि अगर बातचीत होगी तो एक दोस्ताना माहौल में होगी, किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तैयारियां ईरान की भी हैं। देखिए, आज ही जो अपडेट है लेटेस्ट, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक्टिव फायर ड्रिल शुरू कर दी है, जो अमेरिका को बहुत नागवार गुजरी है। उसने कहा किसी भी तरह से अमेरिकी युद्धपोतों के हॉर्मुज स्ट्रेट से आवागमन पर अगर किसी तरह का व्यवधान डाला जाता है, या वहाँ जो उसके फाइटर एयर जेट उड़ रहे हैं नीचे उड़ाई पर, उनके ऊपर या नीचे कोई उड़ता है, या और तेज रफ्तार की नौकाओं के आसपास कोई आता है, अमेरिकी सैनिकों पर अगर कोई तनाव बनाया जाता है, तो ये युद्ध की स्थिति मानी जाएगी और इसका जवाब दिया जाएगा। अमेरिका की तैयारी तो पूरी है। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप बातचीत के लिए, डिप्लोमेसी के लिए रास्ता खोल रहे हैं, लेकिन आप देखिए पिछले कई दिनों से ये स्थिति बनती जा रही है कि जो सबसे बड़ी, जो अपने आप में खुद ही एक सेना है, युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो ईरान के ठीक दक्षिण में समंदर में पहुंच चुका है। इस पे खुद तमाम सारे जेट फाइटर्स होते हैं, F-35 होते हैं, 8000 से ज़्यादा सैनिक होते हैं, मैराइन्स होते हैं। इसके अलावा छोटे बड़े मिलाकर कई सारे युद्धपोत वहाँ पर हैं। जो अजरबैजान है, वहाँ डेल्टा फोर्स पहुँच चुकी है। यूनाइटेड किंगडम ने कतर में भेजी, अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं। तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने का मतलब युद्ध का माहौल बनता जा रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बातचीत की पहल करना एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है। अगर बातचीत होती है, तुर्की जैसे चाहता है कि बातचीत आगे बढ़े और युद्ध टाला जा सके, लेकिन अब स्थिति मेरे ख्याल से युद्ध की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। ईरान की तैयारियां अपनी हैं। वो कह रहा है कि हमारे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तैयार हैं, जो नतांज और इस्फहान प्लांट पे पिछले जून में इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक की थी, उसके ऊपर नई छत बनाई गई हैं, और तमाम सारी तैयारियां हैं। रिपब्लिकन गार्ड्स की ट्रेनिंग हुई है। उसमें ऐसे भी हैं जो शाह के टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में ट्रेनिंग करके आए थे। खामनेई अंडरग्राउंड हो चुके हैं, उनके बड़े बेटे वो उनका ऑफिस संभाल रहे हैं। तो डेवलपमेंट्स बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं ईरान के अंदर भी और अमेरिकी साइड भी। लेकिन स्थिति अब ये युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अरविंद सिंह तेजावत सर, अब आपसे भी हम समझना चाहेंगे, क्या वाकई हम ये मान करके चले कि वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर हैं इस वक्त हम? अपने आप में काफी समस्याग्रस्त हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि वर्ल्ड एट अ वॉर तब तो ठीक है, पर जो पहला और दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था वो भी वर्ल्ड वॉर नहीं था। वो यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन, एशियन कंट्रीज का वहां कोई खास मतलब नहीं था। पर अगर हम चाहते हैं कि पुरानी स्टाइल में अगर नया वर्ल्ड वॉर होगा, तो ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया युद्ध में जरूर है, 2 खेमे हैं, वो काफी सक्रिय रूप से एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो यह समझनी पड़ेगी।
दूसरी बात यह है जो अभी जो रत्नेश द्विवेदी साहब ने जो कहा, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। दरअसल वेस्टर्न मीडिया ने पूरा ही जो जगह इतनी जबरदस्त तरीके से घेर रखी है कि हमारी बातचीत में भी उसका असर आ जाता है। अब चीजें देखिए, बंदूक के दम पर अगर आपको कहा जाए कि बात करिए तो कैसे करेंगे? ठीक ईरान की वही हालत है जो 19th सेंचुरी बिगिनिंग में भारत के रियासतों की थे। अंग्रेज कह रहे थे या तो संधि करो, संधि पत्र पे हस्ताक्षर करो, नहीं तो हमसे लड़ो। तो ऐसे में जो टीपू सुल्तान ने जो एक अपना वो दिखाया था अंग्रेजों के खिलाफ, या मराठों ने दिखाया था, या सिखों ने आंशिक रूप से जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी, वो हैं। और बाकी जितने भी जो ये सामंती जो मुस्लिम देश हैं जहां पे ठीक तरीके की डेमोक्रेसी भी नहीं है, वे लोग ठीक वैसे ही देसी रियासतों की तरह अमेरिका के सामने सरेंडर कर रहे हैं। और उसके पीछे शुद्ध और शुद्ध रूप से अमेरिका के साम्राज्यवादी हैं। तुर्की बिल्कुल भी ईरान के साथ नहीं है। वो इस समय ऐसा साबित करना चाहेगा कि वह नेटो और यूरोपियन यूनियन का कितना खास और एकदम विश्वास पात्र कंट्री है। अर्दोगान मिले तक नहीं है, जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर वहां गए, अब्बास साहब, अर्दोगान उनसे मिले तक नहीं है। तो पूरी तरीके से तुर्की वैसा ही कर रहा है जैसा कि अमेरिका इशारा कर रहा है। अमेरिका को अभी समय चाहिए। अगर इसमें पूरी तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई लड़ रहा है, तो वो है ईरान की जो वर्तमान सरकार, जिसका ढांचा सामंती नहीं है जैसे कि बाकी मुस्लिम देशों का है। वो एक तरीके का इस्लामिक डेमोक्रेटिक टाइप का कुछ मिला जुला सा है, जो पूरी तरीके से ना तो डेमोक्रेटिक है ना ही इस्लामिक है। तो इस तरीका है, पर वो मजबूरी है, क्या करें, सारे ही एशियन देशों की यही हालत है। तो वो ईरान का वो सब कुछ हो रहा है। अमेरिकी लूट के लिए अपना जो साम्राज्यवादी शिकंजा है वो फैलाना चाहता है, और पूरी जो कहानी है सुरभि जी, वह यही है। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। टीपी त्यागी सर, आपसे इस स्थिति को थोड़ा और हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि सर, जब हम बात करते हैं इन दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसे स्थिति के बारे में, सर ईरान को भी ये चीज बहुत स्पष्ट पता है कि अमेरिका के सामने वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन जिस मजबूती के साथ वो खड़ा है और वो बार बार ये कह रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कर दिया तो फिर इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। किस आधार पर, किस डंके की चोट पर ये शब्द ईरान की ओर से कहे जा रहे हैं? देखिए, ईरान को ताकत मिल रही है चाइना से, जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं आज तक हमने नहीं सुना किसी दूसरी कंट्री ने अमेरिका को दिए हो। उनका आईआरजीसी का एक कमांडर कहता है कि अगर खोमेनी की तरफ हाथ बढ़ाया तो हम केवल हाथ नहीं काटेंगे, उनके देश को भी तबाह कर देंगे। इस किस्म का जो कॉन्फिडेंस है ये चाइना की तरफ से आ रहा है, लेकिन इल फाउंडेड है। चाइना ने और रशिया ने वेनेजुला से भी रिक्वेस्ट को भी प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, और अमेरिका ने वहां किया। वो दोनों चुपचाप एक असहाय विधवा की तरह से देखते रहे, कुछ नहीं किया। यहाँ कुछ थोड़ा बहुत करेंगे। रशिया ने मान लीजिए अगर उनको कुछ हथियार दे भी दिए तो वो अमेरिका की माइट के सामने कहीं नहीं ठहरते। सिमिलरली चाइना जो कह रहा है कि हाँ हम सारी हैकड़ उतार देंगे, उसको कोई लड़ने का तजुर्बा नहीं है, ना ही वो कोई बड़ा इसमें मदद कर पाएगा, क्योंकि एक नेचुरल सिद्धांत है कि उधार की ताकत वक्त पर काम नहीं आती। अब सवाल है कि खुद ही करना पड़ेगा। अब ये बात बिल्कुल दोनों जो पहले वाले पैनलिस्ट थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो टर्की है वो टर्की दिखाने के लिए कर रहा है। उसने तो एक नई शर्त रखी, उसने कहा कि भाई दोनों देश यानी कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे के साथ बात करो, लेकिन एक द बेस्ट वे टू डू मैनी थिंग्स इज टू डू वन एट ए टाइम। यानी कि पहले आप न्यूक्लियर की बात कर लो, उसके बाद में फिर प्रोटेस्टर्स की बात कर लो, फिर रेजाइम चेंज की बात कर लो। ये क्या लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि अगेन जैसे उन्होंने कहा कि ही इज नॉट विद ईरान, क्योंकि टर्की और ईरान दोनों खलीफा बनना चाहते हैं। लेकिन अब जो सिचुएशन है, जो उनके वेपन्स की सिचुएशन है, इसमें एक बात से नहीं नकारा जा सकता कि उसने अपना ड्रोन कैरियर वारशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में उतार दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, और एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है।
डायरेक्ट कंट्रोल है। करीब करीब 3 किलोमीटर की जो शिप लेन है उस पर डायरेक्ट कंट्रोल है। मान लीजिए वो वहां पे माइक लगा देता है या उसको रोक देता है, तो दुनिया का व्यापार जो है 30-40% या कुछ कितना प्रभावित होगा, होगा जी। वो रुक जाएगा। तो वो इसलिए एक तो ये, और उसने वहां पे अपना ड्रोन ड्रोन उसके लीथल ड्रोन है ये मायने नहीं रखता, उसके लीथल ड्रोन नंबर्स में है, यानी कि 1000 ड्रोन, और केवल जमीन पे है ऐसा नहीं, समुद्र में भी है। तो मेन पॉइंट ये है कि ईरान की ताकत समुद्र के ड्रोन, जमीन के ड्रोन, प्लस उसकी जो मिसाइल है, चलिए मान लीजिए, मगर जो उसकी हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है जिसका वारहेड ही 2 टन का है, यानी कि इनिशियल नुकसान पहुंचा सकता है ईरान, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन इवेंचुअली नहीं होगा, क्योंकि एक तो अब्राहम लिंकन है, एक रूजवेल्ट है, और तीसरा एक आर्मेडा। हालांकि उसमें समय लगेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भी बढ़ रहा है। प्लस जो उनके एयरक्राफ्ट है, F-35, F-15, B-2 बॉम्बर्स, पूरी तैयारी उन्होंने की। और अब एक गुप्त समझौता ऐसा हुआ है, पता लगा है कि एक नहीं 7 देश मिलकर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। और उन 7 देशों में कौन कौन है? उसमें ईरान है, उसमें अमेरिका है, अमेरिका के साथ इजराइल तो नेचुरल है, प्लस यूके है, प्लस फ्रांस है, और उसमें यूएई भी है, और उसमें जॉर्डन भी है। यानी कि ये 7 देश मिलके एक साथ हमला करेंगे। अगर ये हमला होता है तो मिलिट्री माइट एंड प्लस इतने सारे देशों का इफेक्ट, मैं नहीं समझता कि ईरान उसके सामने खड़ा रह पाएगा। तो अब दोनों तरफ, यानी कि बातचीत भी हो सकती है, दोनों कह रहे हैं बातचीत करने को तैयार है, कर नहीं रहे, दोनों कह रहे हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, लड़ नहीं रहे। लेकिन अगर इन दोनों सिचुएशन में देखा जाए तो लड़ने वाली सिचुएशन ज्यादा दिखाई देती है, यानी वार होने की सिचुएशन ज्यादा दिखाई देती है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी भी जुड़ी हुई है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं हिमांशी जी आपके पास आ रही हूँ। मैम, जब अब्राहम लिंकन को उतारने की बात आई थी सामने, और ये कहा गया था कि एक ऐसा जंगी जहाज जिसकी मारक क्षमता भी बहुत अच्छी है, और ये एक ऐसा करियर है जहां पर कई एयरक्राफ्ट्स की लैंडिंग हो सकती है, यहाँ से टेक ऑफ हो सकते हैं, ड्रोन्स का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी कि लगातार एक पूरी तरीके से पैनी नजर अमेरिका ने बनाई हुई है, जो उसके समर्थक देश है उनकी ओर से भी लगातार निगाहें बनाई हुई है ईरान पर, कि क्या ईरान अपने घुटने टेकेगा या नहीं टेकेगा, क्या ईरान बात करने को तैयार होता है या नहीं होता। लेकिन मैम, एक सवाल ये जहन में आ जाता है कि आप बंदूक की नोक पर किसी को कब तक डरा और धमका करके रख सकते हैं, और ये पावर्स ईरान के बाद क्या आगे नहीं बढ़ेंगे? क्या और किसी देश को धमकी नहीं दी जाएगी? बीच में हमने देखा कि ग्रीनलैंड हो, डेनमार्क को किस तरीके से धमकी बार बार अमेरिका की ओर से दी जा रही थी। नमस्कार सुरभि। देखिए, ये जो इस समय अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन चल रहा है, ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए भी आदेश है जो इस समय कहीं ना कहीं यूएस से किसी ना किसी तौर पे टक्कर ले रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए, जो 7 देश टोटल एक जो खेमा बना है, उसमें कुछ ऐसे भी देश हैं जो भारत से या चीन से किसी तरह का समझौता भी करना चाह रहे हैं। लेकिन अब जब ईरान के साथ युद्ध की बात हो रही है तो वो यूएस के साथ खड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हर कोई अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। अब हम जब बात करते हैं युद्ध की, तो देखिए, इसमें अमेरिका का पावर प्रोजेक्शन तो है ही, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर है, जिसमें अगर मैक्सिमम प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप डालना भी चाह रहे हैं तो वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका है कि वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान एक चीज जब कह रहा है कि उसके पास 1000 ड्रोन्स हैं, और अगर एक साथ आप उनको भेजते हैं, तो मिलिट्री में एक टर्म होता है जिसको कहते हैं सैचुरेशन स्ट्राइक। अगर आप 1000 एक साथ में उसमें आप दागेंगे ड्रोन्स, तो अगर 50 भी हिट कर जाते हैं, मान लीजिए, अगर ये हमने इजराइल में भी देखा था, अगर उसमें से 50 भी हिट कर जाते हैं तो अमेरिका का शायद ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत ईरान के। और अब इसके बाद हम और भी देखिए चीजों को अगर उसके बड़े परिप्रेक्ष्य में समझें, तो अमेरिका तो स्ट्राइक करके चला जाएगा, लेकिन जो उसके बाद खाड़ी देशों में अस्थिरता फैलेगी, उसका क्या होगा? देखिए, सन 2003 में हमने देखा था
कि अगर इराक में इनको कुछ नहीं मिला और इराक से वो चले गए, तो वहां पर जिस तरह के अभी तक हालात हैं, वो मिडिल ईस्ट उनसे भुगत चुका है और वो जानता है कि अगर इराक की तरह ईरान बिखरता है तो इराक से ईरान 4 गुना बड़ा है। और अगर इसमें बिखराव होता है और उसके पास न्यूक्लियर आर्सेनल की भी संभावना है, उसमें अगर रेजा पहलवी का जो वेस्ट कह रहा है कि उनको वापस लाएंगे और उनकी आने की संभावना होती है, तो क्या मिडिल ईस्ट उनको पसंद करता है? सत्ता की कमान संभाल पाएंगे? ये बड़े प्रश्न है। उसके बाद देखिए, खाड़ी के देश ये तो चाहते हैं कि ईरान एक कमजोर देश हो जाए, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ईरान खत्म होता है तो इजराइल जो है, जो अभी तक ईरान के साथ उलझा रहता था, तो वो बाकी जगह पे भी उलझ सकता है। और फिर देखिए, बात बारूद की नहीं है, बात है तेल की और अर्थव्यवस्था की। चाइना ने इतना स्ट्रॉन्ग यूएन में कभी तक बयान नहीं दिया था कि आओ आप आपकी हेकड़ी निकाल देंगे। वो क्यों इस तरह का बयान दे रहा है कि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। उसके पास आने वाली जो तेल की जो सप्लाई है, वो आपने वेनेजुएला उससे काट दिया, आप बाकी जो उसकी नसें हैं वो काटने पे चल रहे हैं। और जितना तेल का इंपोर्ट चाइना करता है वो बहुत ज्यादा है, उसकी पूरी इकोनॉमी को आप कॉम्प्रोमाइज कर देंगे इस चीज से। तो कहीं ना कहीं देखिए, खाड़ी के देश क्लियरली कह चुके हैं कि हम ना आपको जमीन देंगे ना आसमान देंगे। आप इसीलिए तो अपना युद्ध का बेड़ा लेकर इतने आगे आए हैं। तो चीजें जितनी सीधी दिख रही हैं उतनी सीधी है नहीं। अगर अमेरिका इतना टाइम ले रहा है और ईरान उसको धमका पा रहा है, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि वो अमेरिका के मिलिट्री माइट के आगे भले ही छोटा हो, लेकिन जो युद्ध है वो सिर्फ मिलिट्री माइट से नहीं लड़े जाते। देखिए, भारतीय सैनिकों ने भी बहुत बार ऐसा दिखाया है कि जहां पर 80 और 8 और 10 लोगों ने हजारों लोगों से लोहा लिया है। तो युद्ध जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति से जीते जाते हैं, और इसमें ईरान की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, देखिए खामेनेई जो है वो आज की तारीख में एक बहुत बड़े धार्मिक नेता है, और बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में शिया मुसलमान हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। शिया और सुन्नत की अगर हम बात करें तो उनका सिर्फ ईरान तक दबदबा नहीं है, उनका दबदबा बहुत से देशों में है। और कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज को पता है, बहरीन जैसे देश में जहां की 25% जो आबादी है वो शिया है, वो समझते हैं कि, और वो कहां पे है, जहां इनके तेल के कुएं हैं उसके आसपास। अगर ईरान की तरफ से मिसाइलें जाती हैं और इनके यहां पर तेल के जो कुएं हैं उन पे हमला होता है, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत लंबी लड़ाई लगनी पड़ेगी। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई तक सीमित नहीं रहेगी। इसीलिए इस समय सब बौखला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जंग ना हो। लेकिन क्योंकि ट्रंप का जो टेम्पर है उसका कहना कुछ भी मुश्किल है, तो वो भी इस चीज को वे कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में भी मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। ऑलरेडी वेनेजुएला को लेकर वो बहुत गर्मी झेल चुके हैं, ग्रीनलैंड पे भी लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अब वो तीसरी जगह अगर फंसते हैं अपने अहम के चलते, तो ईरान उनके लिए वेनेजुएला या ग्रीनलैंड की तरह आसान चीज नहीं होगी, ना इराक की तरह आसान चीज होगी। ईरान एक ऐसा भानुमती का पिटारा है जिसको आपने एक बार खोल दिया, आप उसको बंद नहीं कर पाएंगे। और ये इसीलिए पूरा विश्व, देखिए ये विश्व, हम भारत भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। आपके डिप्टी एनएसए पवन कपूर साहब, वो कल इराक में थे, वो भी मिल रहे हैं। तो पूरे विश्व में हर कोई कोशिश कर रहा है, रूस इसमें इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इन्वॉल्व है, आपके ईयू के देश इसमें इन्वॉल्व है। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू डाउस द फायर बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग एवरीवन। ये बहुत भीषण इस समय गंभीर विषय है। ओवर टू यू सुबी जी। ठीक है हिमांशु जी, लौट रही हूं मैं आपके पास। अब हुसैन जावेद जी, आपका रुख मैं कर रही हूँ। पाकिस्तान का स्टैंड सर फिलहाल तो हमें ईरान की तरफ दिख रहा है, लेकिन मैं ये थोड़ा सा स्थिति और स्पष्ट आपसे समझना चाहूँगी कि ऐसा नहीं लगता कि अगर आज के वक्त में आप ईरान का समर्थन कर दे रहे हैं, चाइना का सपोर्ट तो मिल जाएगा आपको, अमेरिका कहीं नाराज हो गया आपसे तो? नहीं मैम, ऐसा नहीं है। देखें, अगर आप इसमें हमारी सपोर्ट की बात करें तो मैं समझता हूँ, जैसे अभी हिमांशी जी ने कहा कि कई कंट्रीज हैं जो इसमें कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से फायर फाइटिंग हो, ठीक है ना। कोई मतलब हर कंट्री फायर नहीं चाह रहा ना, कुछ ऐसे भी मुल्क होते हैं जो फायर फाइटिंग की बात भी कर रहे हैं। तो हमारा जो स्टांस है, अब तक का जो स्टांस है, ईरान की हिमायत करना एक और चीज है, ईरान को एक सलाह देना कि आप अमन की तरफ जाएं, ये एक और चीज है। तो हम भी उन्हीं कंट्रीज में शामिल है जो फायर फाइटिंग यहाँ पे बिल्कुल चाहते हैं। देखें, एक बात बिल्कुल साफ है, अभी यहाँ पे त्यागी साहब ने भी की बात और बहुत सही बात की है कि भाई जो अगर तो ये जंग होती है तो ईरान के लिए एक बहुत ही आसान मतलब उनके लिए एक काम होगा कि वो जो स्टेट ऑफ
होम्स है उसको वहां पे वो ब्लॉकेट कर दें या वहां पे हमला कर दें, कितना बड़ा इसका नुकसान हो सकता है इस इलाके के मुख्तलिफ मुल्कों को। उसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, उसमें आप भी हो सकते हैं। तेल की सप्लाई अगर बंद होगी तो तेल की प्राइस कहाँ जाएगी? हम मतलब हमारे जैसे मुल्क उससे निकलेंगे कैसे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक और चीज जो इसमें अहम है कि सबसे पहले ट्रंप का जो एक प्लान है कि मैंने ईरान पे अटैक करना है, वो बहुत ज्यादा वेग हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रही। इससे पहले वो ये कहते रहे कि उनके पास चूंकि न्यूक्लियर हथियार है इसलिए हम उन पे हमला करेंगे। फिर वो ये कहते रहे क्योंकि वो एक मिसाइल रजीम है इसलिए हमला करेंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि हमने वहां की जो हुकूमत है, खामनाई की हुकूमत है, उसको टॉपर डाउन करना है। तो आपके जो मकासद है, आपके जो ऑब्जेक्टिव है, जब उनमें इतना फर्क आ जाए, वो इतने धुंधले हो जाए, तो फिर आप इतनी जल्दी उस जंग के अंदर इस तरह जा नहीं सकते। और एक और बात, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी इसका है। अगर आप एक मुल्क को मुसलसल हर रोज इस तरह से खौफजदा कर रहे हैं, हम तुम पे आज हमला करेंगे, हम तुम पे कल हमला जो है वो इस तरह से कर देंगे, एक हफ्ते बाद हमला करेंगे, तो ऐसा मुल्क क्या आपके ख्याल में हमेशा डरता रहेगा? खौफ आपके दिल से निकल भी जाता है। और ईरान, वही जो अभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा, ईरान इराक नहीं है, उनके पीछे एक पूरी सिविलाइजेशन है। उनका जो स्टेचर है वो हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ऊपर भी रहा है। तो उनका एक स्टेट का एक अंतिम विश्वास भी होता है, तो ये ईरान को है। मैं ये नहीं कहता कि जो वहां पे हुकूमत है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल हुकूमत है, लेकिन इस वक्त ईरानियों को पता है कि अगर खामनाई को टॉपर डाउन किया गया तो कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं जो ईरान के लिए एक अच्छी हुकूमत को क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। अभी यहाँ पे रजा शाह की बात हो रही थी, ईरान में उनकी कोई मकबूलियत नहीं है। वो ईरान के वहां में आई थिंक कभी रहे भी नहीं है। वो तो 1979 में वो बिल्कुल बच्चे थे जब वो यहाँ से भाग गए थे। तो आई डोंट थिंक सो कि ईरान के पास किसी तरह का भी कुछ सब्स्टिट्यूट है कि अगर वो जाएंगे यहाँ से, अगर खामनाई यहाँ से हटते हैं तो उनकी जगह यहाँ पर कौन आएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ आखिरी बात इसमें यह है कि ईरान के लिए सबसे बड़ा जो ईरान सरप्राइज दे सकता है, जो उसके ड्रोन की बात हो रही है, उसके मिसाइलों की बात हो रही है, क्या वाकई उनके पास इतने हथियार हैं या सिर्फ इस चीज को एक तरह की एक्सजेरेशन इस तरह से की जा रही है? जब ऐसा वक्त आएगा ये देखना बहुत ज्यादा अहम हो सकता है। और एक बात मैं इसमें कहूंगा कि पेंटागन ने भी ट्रंप को इस बारे में आगाह किया है, अटैक ईरान पर हो सकता है, लेकिन ये बात आप याद रखें, जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो ईरान के निशाने पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो अमेरिकी फौजी हैं जो दोहा के अंदर भी हैं, जॉर्डन के अंदर भी हैं और शायद इराक के अंदर भी हैं, वहां पर भी ईरान उनको टारगेट इस तरह से कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप जो है ना वो भी एक स्टेप अगर आगे ले रहे हैं तो दो स्टेप वो इस तरह पीछे भी हो रहे हैं। लेकिन हुसैन जी, एक सवाल और, उसके बाद फिर मैं अरविंद सर के पास जाऊंगी। सर, सवाल जब आपने ये कहा कि ट्रंप भी अभी थोड़ा सा सोचने वाली स्थिति में है, वो जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसमें कभी कभी बदलाव भी हमने देखा है, और ग्रीनलैंड के टाइम पे भी हमने देखा कि कितनी ज़्यादा गिदड़ भभकी उस वक्त भी दी गई थी, और ये कहा गया था कि हम आज अटैक करेंगे, कल अटैक कर देंगे, अगर नहीं माने, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चला जाता है तो फिर इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद हमने देखा अचानक उनके स्टेटमेंट में बदलाव आया, वो चेंजेस आए। तो क्या हम ये मान करके चले कि ईरान पर इस वक्त जो दबाव बनाने का प्रयास ट्रंप कर रहे हैं वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन का जरिया है और कुछ नहीं? आप मानते हैं? तो इसमें जी देखिए, मेरा इसमें नजरिया बहुत सिंपल है। ट्रंप एक बिजनेसमैन, आपको पता है जो उनका बैकग्राउंड है वो एक रियल स्टेट का रहा है, और ऐसे लोग जो होते हैं ना वो हमेशा यही चाहते हैं कि जो चीज एक अच्छी डील से हो सकती है तो उसके लिए आपने जंग क्यों करनी है। आपने ट्रंप का पिछला तो चाहे वो डरा धमका के हो जी, देखिए आपने ट्रंप का पिछला शासन भी देखा है, अभी भी जो उनका है वो उनका पीरियड इस तरह से चल रहा है। एक वेनेजुएला के एक्शन के अलावा आपने ट्रंप को कब देखा उन्होंने कहीं भी कोई जंग की हो? वो हर जगह जंग को समेटने की इस तरह से बात करते हैं, और सही बात है, उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को जवाब इस तरह से देना होगा कि ईरान पे हमला करना है तो आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूँ, लेकिन ट्रंप का बयान भी आया 2 दिन पहले, ट्रंप ने कहा है कि अगरचे हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ईरान के पास जा रहे हैं, उसमें बहुत किस्म के लीथल किस्म के हथियार भी हैं, लेकिन अभी भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक अच्छी डील हो सकती। ठीक है, लॉटरी में आपके पास। अरविंद सर, अब आपका मैं रुक कर रही हूँ, थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी होता है, जब हम व्यापारिक क्षेत्रों की बात करते हैं हम ये देखते हैं कि हर देश ये चाह रहा है कि अपने आप को व्यापार के जगत में बहुत मजबूत कर दे, डिप्लोमेसी का मार्ग भी अपनाए, लेकिन अपना स्टैंड अर्थव्यवस्था के तौर पर भी इतना मजबूत कर ले कि कोई देश कभी उसे दबा ना पाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका जो कदम आज अपना रहा है,
इसका खामियाजा उसे आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है। फिलहाल अगर ये युद्ध की हम बात करें तो युद्ध अगर हो जाता है, इन दोनों देशों के बीच में कई और देश इन्वॉल्व होंगे, तो इसका प्रभाव भारत पर कैसे और किस कदर पड़ सकता है या बाकी के और देशों पर किस कदर पड़ सकता है, इस बारे में भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। इसमें सर 2 सवाल थे। बिल्कुल सुरभि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि युद्ध दरअसल अर्थव्यवस्था की मजबूती से लड़ा जाता है और ये मध्यकाल से लेकर अभी जो मॉडर्न ईरा है वहां तक ये सच है। भारत पे इसका क्या असर होगा? दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों की ही जो अभी अर्थव्यवस्था जो आगे ग्रो करना चाह रही है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान होगा और कुछ नया नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ यह भी है कि केवल भारत ही नहीं, पूरी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी। इसका कारण है कि जैसा अभी जावेद साहब ने भी बोला, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जो आवाजाही बंद हो जाएगी, जहां से 1/5 जो पेट्रोलियम के जो जहाज है वो निकलते हैं। तो ऐसे में अगर पेट्रोलियम नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, तो अभी तो दुनिया ने कोई ऐसे दूसरे तरीके इजाद नहीं किए कि जिसके जरिए वह अपना काम चला सके। तो पूरी ही जो विश्व की अर्थव्यवस्था है वो नीचे आ जाएगी। चीन का ईरान में बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, पर वह फिर भी शांति धरे हुए बैठा है, क्योंकि चीन हमेशा से ये चाहेगा, भले ही वह यूनाइटेड नेशंस में कितनी ही गीदड़ भभकी दे, पर अमेरिका से चीन किसी भी हालत में नहीं उलझेगा। तो विच इसका कारण ये, जैसा कि आपने कहा कि युद्ध है वो अर्थव्यवस्था से लड़ा जाते हैं और आज भी अमेरिकन और जो चाइनीज जो इकोनॉमी है उसमें लगभग दुगना अंतर है। चीन कभी भी नहीं उलझेगा, जवानी जमा खर्च जरूर करेगा। ये चीन तब कर रहा है जब उसको ईरान में जबरदस्त नुकसान हो रहा है। भारत को भी नुकसान हुआ है, चाबहार पोर्ट है, और अगर वहां से चाबहार पोर्ट अगर भारत वहां अपने कंट्रोल में नहीं ले पाता है या ठीक से नहीं कर पाता है, तो पाकिस्तान तो रास्ता दे नहीं रहा है उसको। अगर मान लो सेंट्रल एशिया में जाना है तो वो ईरान के जरिए ही जा सकता है। तो भारत को भी बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। अमेरिका ने भारतीय हितों को हमेशा नुकसान पहुंचाया है। और अगर जो कुछ चीजें हैं जो कि हमें जो रिसर्च जर्नल्स वगैरह या वहां की जो सीक्रेट रिपोर्ट्स जो छन छन के आती है, वो पढ़कर जो अंदाज लगता है कि इराक के पतन के बाद में जो अगला अमेरिका का टारगेट था वो ईरान ही था। ये अलग बात है कि उसके लिए दशकों लग गए। और बिल्कुल हुसैन जावेद साहब ने ठीक कहा कि जो ईरान का जो कल्चर है या वहां का जो सत्ता है वो ठीक इराक या दूसरे मुस्लिम देशों जैसी नहीं है। ईरान तो हमेशा संस्कृति का केंद्र रहा है। खासकर हमारी जो मुगलिया जो सल्तनत थी उसमें भी दरअसल ईरान और वो उसके सारी ही चीजों को कॉपी किया जाता था। जो फारसी का जो पाकिस्तान और भारत पे जो इतना प्रभुत्व है वो भी उसी सिविलाइजेशन के कारण है। ठीक है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ईरान में, अच्छा दूसरी बात ये कि जो आयरन डोम है इजराइल का, उसके परखच्चे उड़ गए थे जो पहले जो लड़ाई हुई थी। और ऐसा ही मुझे नहीं लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस सिस्टम जो थर्ड है वो ज्यादा कुछ कर पाएगा। अगर एक भी और सर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ईरान की अगर हम बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि दुनिया भर में सबसे मजबूत साइबर सिस्टम हैकिंग के मामले में भी ईरान का माना जाता है। तो यहाँ पर भी पटखनी क्या दे सकता है ईरान? बिल्कुल दे सकता है। और ये है कि अगर थियोडोर रूजवेल्ट या जो अब्राहम लिंकन जी, दोनों में से अगर किसी पर भी अगर ईरान की एक मिसाइल गिर गई तो अमेरिका को अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी जब ईरान में अमेरिका का जहाज डुबाया था। तो अमेरिका, और दूसरी बात ये कि अमेरिका ने अपने कभी मेनलैंड में कभी लड़ाई नहीं लड़ी है। हमेशा वो दूसरों देशों पे ही बम्बार्डमेंट करके भागता रहा है। अगर एक भी मिसाइल अगर वहां अमेरिका की मेनलैंड में पड़ गई तो वो अमेरिकन इतने सीधे साधे नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बर्दाश्त करेंगे। वो साम्राज्य हितों का ठीक है, वो लोग हैं जो वहां पे जो कॉर्पोरेट लॉबी है वो उसका काफी फायदा रहता है। पर अगर वहां की जनता पे अगर कोई ऐसा हमला होता है तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी सत्ता बदल जाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इसीलिए अमेरिका एक एक कदम सोच सोच के रख रहा है। पर मैं अपनी बात इसके साथ खत्म कर रहा हूं, जैसा कि मैंने जिक्र किया था, पूरे अमेरिकी जो नीति नियंता है इस बात को लेकर एक मत है कि अगर ईरान को अब नहीं दबाया जा सका तो भविष्य में ईरान को कभी नहीं दबाया जा सकेगा। थोड़े दिनों में उसके पास परमाणु ताकत भी आ जाएगी और फिर उसके बाद में वह खूंखार शेर हो जाएगा, जैसा कि उत्तर कोरिया के मामले में है।
फिर अमेरिका के हाथ से पूरा ही खेल चला जाएगा। ठीक तो है। पीछे। और एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी है रत्नेश द्विवेदी सर, मैं अब आपके पास आ रही हूँ सर। ये भी कहा गया है, एक मशहूर लेखक है स्टीफन किन्जर, जिन्होंने अपनी किताब ऑल द साज मैन में बताते हैं कि कैसे 1993 में भी ठीक इसी तरीके से अमेरिका ने ईरान में तख्ता पलट किया, जिसका नतीजा दशकों की नफरत के रूप में निकला था। और उसके बाद से हमने ये देखा सर, सवाल अब ये उठता है कि जब हमने पश्चिमी ताकतों ने जहां सद्दाम और गद्दाफी को हटा दिया, लेकिन उसके बाद जो अराजकता और खून खराबा हुआ वो आज तक नहीं थमा है। क्या इस बात की गारंटी है कि ऐसा ईरान में संभव नहीं होगा? आप मुझसे कह रही हैं? जी देखिए, आप जिस 1993 में नहीं, 1951 में हुआ था, सॉरी, जब रजा पहलवी के पिताजी रजा शाह पहलवी सत्ता में थे, लेकिन उनको पूरी तरह से सत्ता में लाया गया था। मतलब उस पे नाम आता है, CIA का नाम आता है, मोसाद का नाम आता है कि उन्होंने वहाँ सत्ता परिवर्तन कराया। पहली बात। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी जी ने ये कही कि जो अमेरिका के साथ देश खड़े हैं वो अपने अपने हित देख रहे हैं, सबके अपने अपने हित हैं। यहाँ तक कि खाड़ी देशों में जो देश ईरान के साथ खड़े होना चाहेंगे, अब वो समय नहीं रहा कि धर्म के नाम पर, जैसा कल्चर की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, अब वो समय नहीं रहा कि एक धर्म के नाम पर देश ईरान का साथ देना शुरू कर दें। जी। जो देश अमेरिका के साथ खड़े हैं उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, ईरान के साथ जो देश आएंगे उनके भी अपने अपने स्वार्थ हैं। जैसा अरविंद जी ने कहा, चीन सिर्फ यूनाइटेड नेशन में गीदड़ भभकी देगा, वो ईरान के साथ कभी नहीं आएगा। जो बात आपने पूछी कि इस बात की क्या गारंटी है कि ब्लड शेड नहीं होगा, और उसके बाद के समय काल में, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर सत्ता परिवर्तन होता है या युद्ध होता है तो उसके बाद स्थितियां सामान्य रहेंगी। देखिए, जहाँ तक अमेरिकन, चाहे वो डेमोक्रेट्स रहे हों, रिपब्लिकन्स रहे हों, एक बात अरविंद जी ने सही कही कि मेनलैंड में अमेरिका ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो दूसरे देशों में जाके लड़ता है। तो वही जो उसका हिडन एजेंडा होता है अमेरिकन एजेंसीज का, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका डायरेक्ट इन वन लाइन उन लोगों को सत्ता में लाना जो अमेरिका के हितों की रक्षा कर सके, आर्थिक दृष्टि से, डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से और मिलिट्रली। यही काम उसने इजिप्ट में किया, यही इराक वार में हुआ, सद्दाम हुसैन के साथ हुआ, यही हुस्न मुबारक के साथ हुआ। असद के मामले में थोड़ा अमेरिका कंट्रोल नहीं कर पाया, वहाँ रशिया ने इंटरवीन किया और उनको शरण दी। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हम कई सारी संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर 5-6 संभावनाएं बन रही हैं अगर डिप्लोमेसी फेल होती है। जी। पहला तो ये कि सर्जिकल स्ट्राइक करे अमेरिका उन जगहों पर जहां IRGC, जिसे अभी यूरोपियन यूनियन ने, जिसके साथ भारत की मदर्स ऑफ ऑल डील हुई है, उसने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इसके साथ साथ 33 और देशों ने IRGC, जो ईरान की एलीट आर्मी मानी जाती है और जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख है, बाकी और आर्मी है ईरान के पास, उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। वो क्या करती है, IRGC के ठिकानों पर जो तेहरान के आसपास हैं और जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जैसे जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने किया था, अजरबैजान के रास्ते अमेरिका स्ट्राइक करे। दूसरा ऑप्शन है खामनेई की जगह रजा पहलवी लाए जाएं, लेकिन ये काम भी मुश्किल नहीं, काफ़ी मुश्किल लगता है। तीसरा, ये जो लोग जिक्र कर रहे थे कि ईरान किसी तरह अमेरिका के किसी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सके और अमेरिका को वैश्विक रूप से काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। पांचवा ये है कि अमेरिका सीधे अटैक करे, एयर स्ट्राइक करे और अपने एयरबेसेस से और जो उसके मित्र देशों के एयरबेसेस जहाँ जहाँ उसके मौजूद है वहाँ से करे। छठा ऑप्शन यह है कि ईरान प्रत्युत्तर दे और वो जो अमेरिका के एयरबेसेज हैं वहाँ पर अटैक करे। आखिरी ऑप्शन जो आपने कहा कि हैकर्स की बात,
ये सबसे आखिरी रास्ता है। लेकिन इरानियन हैकर्स की फ़ौज काफ़ी बड़ी है, काफ़ी समृद्ध है। वो अमेरिकन इंटरेस्ट पे, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे अभी पिछले कुछ साल में चाइना ने अटैक किया था, और जो अमेरिका की एजेंसी है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी, उसको जवाब देना पड़ा था। मालवेयर एक सिस्टम में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में फिट कर दिया था। वैसा कुछ ईरान करे जिसमें वो समर्थ उतना नहीं है जितना पहले था। लेकिन यहाँ से अभी कुछ दिनों में या हफ्तों की बात मान लीजिए, अमेरिका जो चाह रहा है कि वहाँ पर हम एक डिप्लोमेसी का लास्ट डिच अटेम्प्ट लें, दुनिया को दिखाने के लिए। ये एक क्लेवर स्ट्रेटजी भी डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसा मीडिया में आया है कि उन्होंने हिट करने वाले टारगेट्स की लिस्ट भी बना ली है। और जैसे अब सर्वविदित है कि ब्रिटेन के फाइटर जेट्स कतर में पहुंच चुके हैं, 12-14 छोटे बड़े मिलाकर, इंक्लूडिंग अब्राहम लिंकन, यूएसएस अब्राहम लिंकन, और कई सारे युद्धपोत वहां तैनात हैं। ईरान एक्टिव फायर ड्रिल कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट में, लेकिन देखिए बचाव का रास्ता बहुत मामूली सा रह गया है। यहाँ से टकराव की स्थितियाँ बनती जा रही हैं, और अगले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ होने की संभावना लगती है। क्योंकि बचाव के लिए जो शर्त प्रेसिडेंट ट्रंप रख रहे हैं डिप्लोमेसी में, वो ईरान के लिए मानना बिल्कुल असंभव है। ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ अब आपके पास। अब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट, क्योंकि रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ टीपी त्यागी सर भी जुड़े हुए। टीपी त्यागी सर, सवाल ये भी जहन में आता है कि जब एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका की ओर से बहुत क्लियर कहा गया था कि हम पूरी तरीके से लोडेड भी हैं और रेडी टू गो भी हैं। ये जनवरी में उनका मैसेज आया था, उन्होंने मैसेज कन्वे किया था। उसके बाद भी हमने देखा कि कई बार वो प्रेशर बनाने की कोशिश ईरान पर की गई, और ये कहा गया कि अगर ईरान बातचीत को तैयार नहीं होता है तो अटैक करेंगे। लेकिन वो अटैक का समय क्लियर कभी नहीं रखा गया। आज भी ये कहा जा रहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं, हम अब अटैक कर सकते हैं, हम कल अटैक कर सकते हैं, ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं, हम संभावनाएं तलाश रहे हैं। क्या युद्ध होगा, नहीं होगा तो मध्यस्थता कैसे होगी? लेकिन सर, एक अहम सवाल जो ये आता है जहन में कि सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि कभी भी ऐसा हुआ कि हार्ड लाइनर से वो तैयार किया गया, लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक झुकने को तैयार नहीं होते। वो और हार्ड हिटिंग तरीके से सामने आते हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और फिर और ज्यादा कट्टरवाद वहां पर देखने को मिलता है। क्या सर इतिहास दोबारा रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बात करूं, मेरे फ्रेंड जावेद जी यहाँ बैठे हैं और जो ईरान का समर्थन कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब प्रोटेस्ट हुए ईरान में, तब उस समय स्टार लिंक के एंटीना करीब 40,000 या 50,000 पहुंचाए गए, क्योंकि इंटरनेट बंद था। इसलिए वहां के वीडियो दुनिया के सामने आ सके, अमेरिका के कहने से वहां पहुंचाए गए। ये पूछे इनसे सच है कि नहीं। दूसरा, जो अमेरिकन वेपन्स थे, जो प्रोटेस्टर्स के हाथ में वेपन आए, वो अमेरिकन वेपन्स थे, वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के थ्रू पहुंचाए गए वहां पे। पर नेवरदलेस आप अभी समर्थन कर रहे हैं, फिर भी आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, कितना सही कहा हमारे विदेश मामलों के जानकार ने कि ईरान इतना कमजोर इतिहास में पहले कभी नहीं था जितना आज है। उसका कारण है कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, 40 साल से ज्यादा का शासन हो चुका है खोमेनी का। खोमेनी साहब 80, 85, 86 साल के हो चुके हैं। वहां पे विद्रोह हो रहे हैं, और ये उसी किस्म का विद्रोह है जैसा करीब 1979 में हुआ था। तो एक सिद्धांत है कि फौज का कि आप अटैक वहां करो और तब करो जब दुश्मन सबसे ज्यादा कमजोर हो। और दूसरा सिद्धांत इसमें यह है कि उसके ऊपर तादाद से ज्यादा ताकत से अटैक करो ताकि विजय सुनिश्चित करो। अब जो अमेरिका डिले कर रहा है, वो विजय सुनिश्चित करने के लिए डिले कर रहा है कि बहुत सारे देश आ जाएं, और उसका एक और बेड़ा जो शायद कैरिबियन सी वाला है, उसमें टाइम लगेगा आने में, शायद उसका इंतजार कर रहे हो रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन तो पहले भी है।
अच्छा, ईरान के साथ ये बात जो उन्होंने कही विदेश मामलों के जानकार ने, कि भाई ईरान को अगर अब खत्म नहीं किया गया तो फिर खत्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि ईरान एक ऑक्टोपस है। ईरान की बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं, ऐसे और देशों में नहीं होता, थोड़ा बहुत पाकिस्तान के अलावा। तो उसमें हुती है, हिजबुल्ला है, हमास है। अच्छा, कोई मिडिल ईस्ट का कंट्री देख लीजिए, उसमें कोई ना कोई एक आतंकी संगठन होगा। और ये किसने किया? ईरान में सुलेमानी ने किया, जिस सुलेमानी को मारा गया। जब ये प्रोटेस्ट हुआ ईरान में, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात सामने आई। वो ये कि वहां पे वो सुलेमानी का जो एक प्रतिमा बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? इसलिए कि जो आतंक को फैलाने का काम और उसे दाना पानी देने का काम सुलेमानी ने किया, जिसे खोमेनी जी अपना नंबर 2 मानते थे, वो उसने किया। उसने इन आतंकी भुजाओं को खड़ा किया, जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरे देश हैं, बेशक आज वो ये कह रहे हो मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे कि हम अमेरिका को अपने यहाँ से हमारे एयरबेस इस्तेमाल करने का मौका नहीं देंगे, लेकिन सब दुखी हैं, सब दुखी हैं ईरान से। क्या ईरान के वो हुती नहीं थे जिन्होंने सऊदी अरबिया में और यूएई में ऐसा हमला किया कि इतने दिनों तक आग लगती रही? यानी कि मुझे लगता है कि ऐसे में, क्योंकि पूरी दुनिया अब, चाहे हमारे यहाँ G20 हुआ हो या यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग होती हो, जब से 9/11 का हमला हुआ है, पूरी दुनिया को समझ में आने लगा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आतंकवाद है। और ये आतंकवाद और आतंकी संगठन सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में है। और वेस्ट एशिया के एक कोने के ऊपर या एक धुर के ऊपर है इजराइल, और एक धुर के ऊपर है हिंदुस्तान, और हम दोनों तो सबसे ज्यादा इससे दुखी हैं। तो इस, और ये आतंकवाद कहाँ से फैलते हैं? एक तो हमारा फ्रेंड बैठे हुए हैं पाकिस्तान से, और या फिर ईरान से। और वेस्टर्न वर्ल्ड तो ये मानता है कि अगर ईरान और कतर को हटा दिया जाए तो दुनिया में शांति हो सकती है। ऐसी बात वो गुपचुप बोलते हैं, कहीं कहीं सुनने में आती है। पर अब अगर आप इसे डॉट से डॉट को जोड़ें, तो ईरान की जो ये आतंकी भुजाएं हैं, जो मिडिल ईस्ट में खतरे का सबब है, और ईरान आज सबसे ज्यादा कमजोर है, और अगर ईरान को अब नहीं दबाया गया तो फिर कभी नहीं दबा पाएंगे। और अगर उसने इस्लामिक विमान बना लिया तो फिर तो ये दुनिया के लिए और भी बड़ा खतरा हो जाएगा। लिहाजा मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा इंतजार कर रहे हैं ताकि ताकत तादाद से ज्यादा इकट्ठी हो जाए, विजय सुनिश्चित हो, और ये अटैक निश्चित होगा, ईरान के ऊपर होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, लौट रही हूँ। अब हिमांशी मैम, एक सवाल ये बनता है अब इस बात को लेकर के कि हमारे अभी तक सभी एक्सपर्ट्स ने इस बात को कहा और एक्सेप्ट भी किया है कि अब तक जितना कमजोर इस वक्त ईरान नजर आ रहा है, इससे पहले इतिहास में कभी नहीं रहा। एक घायल शेर की तरह हम कह सकते हैं, लेकिन मैम घायल शेर को कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अगर सत्ता परिवर्तन करने की, तख्ता पलट करवाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, ऐसा होना मुश्किल ही असंभवता दिखाई देता है। IRGC को कान पर लगाया जा सकता है, और IRGC सिर्फ बंदूक की भाषा समझती है। खून खराबा बहुत ज्यादा होगा, सिविलियंस बड़े पैमाने पर यहां उनको क्षति पहुंचेगी। तो तख्ता पलट आप किसका करवाएंगे? IRGC अगर सत्ता की कमान संभालने पर उतर जाए तो फिर जायज है कि वहां पर और ज्यादा एक तरीके का आतंक देखने को ईरान में मिलेगा, और वो लड़ाई, वो संघर्ष की लड़ाई और से बढ़ती चली जाएगी। मिडिल ईस्ट में क्या है, इस बात को लेकर के तनावपूर्ण माहौल और आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा। सुरभि जी, बिल्कुल। देखिए, जिस मुहाने पे इस समय ईरान खड़ा है, मुझे प्रेसिडेंट पुतिन की एक बात याद आती है। जब पुतिन बच्चे थे और वो एक चॉल टाइप माहौल में रहते थे, जहां रशिया में फैमिलीज 4-4, 5-5 फैमिलीज एक साथ रहती थी, एंड ही वाज अ किड। और वो खुद कह रहे थे कि एक चूहे को वो परेशान कर रहे थे, और जब वो चूहा कोने में चला गया तो उसने पलट के पुतिन के मुंह पे वार किया। तो पुतिन ने कहा है, और उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में इस चीज को कहा है, कि किसी को इतना आप कॉर्नर मत कर दो कि वो आपके ऊपर हिंसक होके और वार करे। देखिए, इस समय ईरान हमें इकोनॉमिकली बहुत कमजोर लग रहा है, लेकिन जो उसके, देखिए, वेपनरी है, अगर उसने 60% तक यूरेनियम को परिष्कृत कर लिया है, और हमें नहीं पता है वो यूरेनियम कहाँ है, उसके
12 दिन का जो युद्ध हुआ था, इन्होंने फॉर्दो में अपने B-2 बॉम्बर चला लिए। इनको पता मैम, नहीं इसके चला कि बावजूद जो एक नई यूरेनियम सैटेलाइट की तस्वीर सामने आई है ईरान के न्यूक्लियर प्लांट बेस की, और ये कहा जा रहा है कि जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका ने तबाह किया उसे दोबारा से निर्माण उसका शुरू करवा दिया गया है, बहुत सेफ्टी के साथ में। भी वो कभी इसको खराब कर ही नहीं पाए, उसको तोड़ नहीं पाए। देखिए, हाँ। ईरान के पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको अल्ट्रा हाई सीमेंट परफॉर्मिंग सीमेंट कहते हैं, UHPC। आप गूगल कीजिएगा कभी, आपको पता चलेगा। दैट इज एक्चुअली, देखिए जो सीमेंट होता है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसकी भंगुरता की, उसको बिखराव आ जाता है। लेकिन ईरान इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाया है कि जो उसने अपने पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे फोर्दो हो, चाहे नितांज हो, चाहे अस्फहान हो, वो इस लेवल तक उसको डेवलप कर पाया है कि उसको भेद पाना इनके बस में नहीं है। इसीलिए उन्होंने बार बार वहां पे बॉम्ब मारे थे, और उतना होने के बाद में भी ये अभी तक ये नहीं बता पाए, नहीं तो IAEA वहां पहुंच जाता कि वहां से न्यूक्लियर लीक हुई है। लेकिन ऐसा हमें वो 12 दिन के युद्ध के बाद भी देखने को नहीं मिला। जी। ईरान भले ही हमें इकोनॉमिकली कमजोर लग रहा है कि $1 के लिए इनको लाखों रुपए रियाल देने पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी मिलिट्रीली मैं ये नहीं कहूंगी कि अमेरिका के बराबर का माइट है, लेकिन जिस तरह की मिसाइलें, जिस तरह के ड्रोन्स और जिस तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति उनके पास है, वो अमेरिका के पास नहीं है। देखिए, अमेरिका एक कॉज के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किस लिए लड़ रहे हैं? इनके दम्भ के लिए। और उसके अलावा एक और चीज है, जो वहां पर आप अगर देखें मिडिल ईस्ट में, तो वहां पर बहुत सारी जगह पे आज भी राजशाही है। वहां पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं, लेकिन राजशाही वहां पावर में रहती है। तो अगर आप इनको बदलते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि आप पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं? तो क्या मिडिल ईस्ट के देश, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी हो, क्या वो इस तरह की सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं, तो अगर जैसा आप कह रही थी कि IRGC अगर कमान ले लेगी, अगर IRGC कमान लेती है, और हमें पता है IRGC खुद ट्रेन करती है हिजबुल्लाह, हमास और बाकियों को, तो क्या हम उनके हाथ में चाहते हैं कि इस तरह के हथियार लग जाएं? और ईरान जो है वो 13 देशों के साथ में अपनी सीमा जो है वो लगी हुई है। तो उन देशों के साथ में देखिए बलोच भी है, कुर्द भी है और बाकी भी लोग हैं। तो क्या कोई ऐसा है जो इन सब को दबा के रख पाएगा? तो बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, लड़ाई सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान कहना बहुत आसान है, लेकिन इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत दूरगामी हैं। हम आज तक इराक को संगठित नहीं कर पाए हैं। अमेरिका आज भी उसके तेल का व्यापार खुद संभाल रहा है, और जब मालिकी के सत्ता में आने की बात आई तो अमेरिका कितना परेशान हो गया कि नहीं, ही शुड नॉट कम, क्योंकि वो ईरान से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो डायनामिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम इतना सिंप्लीफाई नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने बॉम्ब मारा और ईरान खत्म हो गया, या उन्होंने उनके बेसिस को तबाह कर दिया। देखिए, ये कहने सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास USS अब्राहम लिंकन है, तो मेरे पास में ऐसी मिसाइलें हैं। और जब, जैसा त्यागी सर भी कह रहे थे और जो मैं पहले भी कह चुकी हूं, कि जब आप स्टॉर्म ड्रोन्स के साथ में, कामिकेजी के साथ में आप जब अटैक करते हैं, तो सैचुरेशन पे आपके कंप्यूटर्स आ जाते हैं। आप उनको हर चीज को स्टॉप नहीं कर पाएंगे। और अब देखिए, अरबों खरबों डॉलर का आपका USS अब्राहम लिंकन है, और मेरा जो एक छोटा सा आप ड्रोन कह लीजिए या मिसाइल कह लीजिए, वो कुछ $1000 की है। तो अगर आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, तो शायद मेरा उतना नुकसान ना हो जितना आपका हो जाए। आपका हो, ठीक है मैम। क्योंकि समय का अभाव है, इस वजह से मुझे अब यहीं पर रोकना पड़ रहा है आप सभी को। गंभीरता ज्यादा है, तो हमें बहुत सारे पक्षों को विश्लेषित करना पड़ेगा। जी सुरभि जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद मैम, और सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी जुड़ी, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़े थे हुसैन जावेद जी, अरविंद सिंह तेजावत जी हमारे साथ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट जुड़े, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल TP त्यागी सर भी हमारे साथ जुड़े, डिफेंस एक्सपर्ट। रत्नेश द्विवेदी सर हमारे साथ जुड़े, विदेश मामलों के जानकार। तो प्रश्नकाल में हमने ये जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर अब जब मामला हॉर्मुज़ स्ट्रेट तक पहुंचा है, इसका खामियाजा पूरे विश्व को भी उठाना पड़ सकता है। क्या ये लड़ाई वाकई एक बड़े संघर्ष में तब्दील होगी, वर्ल्ड वॉर 3 की ओर हम आगे प्रस्थान करेंगे, या फिर यहाँ किसी तरीके की मध्यस्थता मुमकिन दिखाई देती है? क्या बातचीत के जरिए इसका हल निकलेगा? तो फिलहाल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर भी बना हुआ है, और इसी वजह से प्रश्नकाल में इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन अब सब कुछ निर्भर करता है ईरान और अमेरिका के अगले अगले कदम पर ही। इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर एक नए कार्यक्रम के साथ हाजिर होंगे।